चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे चुनावी महासंग्राम की खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चुनाव प्रचार के लिए बिहार के गया और पूर्णिया पहुंचे। गया में पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ हमला बोला और इंडिया गठबंधन पर सनातन के अपमान का भी आरोप लगाया। पूर्णिया में प्रधानमंत्री मोदी ने चेतावनी देते हुए कहा कि देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले सरकार की नजर में हैं और महागठबंधन वाले लोग बिहार में महाजंगल राज की वापसी करना चाहते हैं। बिहार के इस इलाके में महाजंगल राज हुआ करता था। हिंसा, अराजकता, अपहरण और भ्रष्टाचार का यहां उद्योग चलता था। नीतीश जी के नेतृत्व में हमने बहुत मुश्किल से उस दौर को बदला है, लेकिन आज एक बार फिर जंगल राज और महाजंगल राज वाले लोग उस दौर की वापसी चाहते हैं। इनका एक ही एजेंडा है, भ्रष्टाचार और लूट। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केरल के कोझिकोड में रोड शो किया। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस देश के संविधान को नष्ट करना चाहते हैं। कई बीजेपी नेता संविधान को बदलने और नष्ट करने के बयान दे चुके हैं। राहुल ने कहा कि इस बार का चुनाव लोकतंत्र को बचाने के लिए है। The RSS and the BJP are trying to destroy India's constitution and change India's constitution. The Congress Party and the India Alliance is trying to save the constitution of India. गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद अब दम तोड़ रहा है। काफी लंबे समय से पथराव या गोलीबारी की घटना सामने नहीं आई है। अमित शाह ने फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती पर भी जोरदार हमला बोला। देखिए। भाई और बहनों, जम्मू कश्मीर में परिवर्तन हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है और मैं आज एनसीपी को कहने आया हूं। आप कहते थी महबूबा जी, यदि धारा 370 हटेगी तो तिरंगे को कंधा देने वाला नहीं रहेगा। महबूबा जी, तिरंगा मैं और आप चले जाएंगे। ये तिरंगा तो अजर है, अमर है, हमेशा रहने वाला है। धारा 370 चली भी गई और तिरंगा भी आन बान शान के साथ फहरा रहा है। किसी की हिम्मत नहीं है उंगली लगाने। फारूक अब्दुल्ला साहब कहते थे मोदी जी 10 बार प्रधानमंत्री बन जाए, धारा 370 नहीं हटा सकते। 10 बार छोड़ो फारूक साहब, दूसरी बार में ही धारा 370 को समाप्त। दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी का एक्शन जारी है। ईडी ने इस मामले में चरणप्रीत सिंह को गिरफ्तार किया है। चरणप्रीत पर गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी के फंड को मैनेज करने का आरोप है। ईडी की कार्रवाई के बाद आम आदमी पार्टी ने कहा कि बीजेपी आपको बदनाम करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। चरणप्रीत सिंह को ईडी से पहले सीबीआई गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन सबूत नहीं होने की वजह से उन्हें छोड़ दिया गया था। देखिए, ये बार बार भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि 2 साल कैंपेन के चलाने के बाद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया, मगर आज भी ना दिल्ली की, ना देश की, ना दुनिया की जनता मानती है कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार कर सकती है। वो नहीं मानते हैं। इसलिए अब रोज रोज नए शगुफे खोलने की कोशिश की जा रही है। इस आदमी को, जिसको अब ईडी ने गिरफ्तार किया, इनको तो 1 साल पहले सीबीआई गिरफ्तार कर चुकी है और सीबीआई के जज इनको ये कह के जमानत दे चुके हैं कि कोई ऐसा सबूत सीबीआई नहीं रख पाई कि ये इस तथाकथित एक्साइज मामले से जुड़े हुए हैं। अब इनको ईडी ने गिरफ्तार कर लिया, तो ये तो सिर्फ जो है एक दबाव बनाने की कोशिश है और ये कोशिश है कि किसी तरीके से आम आदमी पार्टी को बदनाम किया जा सके।
समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी और वर्तमान सांसद डिंपल यादव ने आज मैनपुरी लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल किया है। इस दौरान अखिलेश यादव भी उनके साथ मौजूद रहे। नामांकन से पहले डिंपल यादव ने पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की समाधि स्थल पर जाकर उनको पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद उन्होंने अपने आवास पर कन्या भोज कराया और पत्रक देवी के मंदिर पर भी पूजा अर्चना की। मैनपुरी में डिंपल यादव का योगी सरकार के मंत्री जयवीर सिंह और बसपा के शिव प्रसाद यादव से मुकाबला होगा। इस मौके पर डिंपल ने कहा कि मुलायम सिंह यादव का क्षेत्र है, उन्हें जनता का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। सबसे पहले तो मैं सभी क्षेत्र वासियों को आज दुर्गा अष्टमी है उसकी बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और मुझे पूरा भरोसा है कि माँ का आशीर्वाद तो है ही और साथ में इस क्षेत्र के सभी लोगों का आशीर्वाद और साथ मुझे मिलेगा। चलिए अब आपको दिखाते हैं देश का चुनावी मूड माहौल। तो चुनावी मूड माहौल में आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के मेरठ में, जहां पर चुनावी पारा हाई है। वजह है बीजेपी के राम यानी रामायण सीरियल के एक्टर अरुण गोविल की एंट्री। समाजवादी पार्टी की सुनीता वर्मा और बहुजन समाज पार्टी के देवव्रत त्यागी को मिलाकर यहां पर मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। यहां दूसरे फेज यानी 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है। देखिए हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी की ये स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट। सीएनबीसी आवाज के स्पेशल कवरेज चुनावी मूड माहौल में इस वक्त हम जायजा लेने पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के मेरठ लोकसभा क्षेत्र में। जी हां, मेरठ को क्रांतिकारियों की धरती कही जाती है, लेकिन बीजेपी ने इस बार टीवी सीरियल के राम यानी कि अरुण गोविल को मैदान में उतारकर माहौल को राममय बनाने की कोशिश की है। मेरठ लोकसभा सीट से इस बार बीजेपी ने टीवी धारावाहिक रामायण के राम अरुण गोविल को कमल खिलाने की जिम्मेदारी दी है। लिहाजा वो मुंबई की माया नगरी की चकाचौंध को छोड़कर मेरठ के ग्रामीण इलाकों में पसीने बहा रहे हैं। मेरठ से बीजेपी के कैंडिडेट अरुण गोविल का काफिला इस वक्त देख सकते हैं भगवानपुर बांगर गांव में प्रवेश कर चुका है। यहां पर चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए यहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता के साथ पूरे जोशो खरोश में यहां पर हैं और गांव के लोग काफी वेट कर रहे हैं कि किस तरह से जो टीवी के सीरियल के भगवान राम हैं उनके गांव में पहुंचे हैं, क्या बात कहते हैं, किस तरह की डेवलपमेंट की बातें करते हैं, या फिर जिस तरह से पुराने जो सेलिब्रिटी कैंडिडेट होते हैं वो यहाँ पर पहली दर्शन देने आए हैं और उसके बाद से कभी नहीं आएंगे। तो कुल मिलाकर ये देखना होगा कि किस तरह से जो सेलिब्रिटी कैंडिडेट होते हैं वो इस मेरठ शहर का अगर जीतते हैं तो कायाकल्प कर सकते हैं और तमाम जो गांव के लोग हैं इसी बात का इंतजार कर रहे हैं। अरुण गोविल एक दिन में करीब 2 दर्जन से ज्यादा गांवों में लोगों से मिल रहे हैं। अरुण गोविल के लिए ये एक नया अनुभव है और गांव वालों के लिए उत्सुकता और कौतूहल का मामला। वो टीवी में जो कलाकार थे रामचंद्र जी किरदार में, वो हमारे यहाँ आए हैं इस बार। तो आप लोग पूरा खुश हैं? हाँ खुश हैं जी, सपोर्ट करेंगे और फिर काम कराएंगे। हाँ, गैस सिलेंडर मिला था और शौचालय भी बनवाए गए थे। नई दिक्कत कुछ नहीं है, सब सही है, सब सही है। हाँ, टीवी में रामायण सब देखे हैं, महाभारत रामायण सब कुछ देखते हैं। कैसा लगता है? सब बढ़िया लगता है। आपको लगता है कि आपके सांसद बन जाएंगे तो अच्छा काम करेंगे? हाँ बिल्कुल बढ़िया करेंगे जी। अरुण गोविल का कहना है कि मेरठ उनकी जन्मभूमि है और वो इसे छोड़कर अब कहीं नहीं जा रहे। सड़क के दोनों तरफ जो नालियां हैं ना, बहुत बुरी दशा में है, वो बहुत बुरी दशा में है। उनसे सारा कुछ ऐसा लगता है कि मतलब यहाँ बीमारी भी हो सकती है, उसकी वजह से लुक भी ठीक नहीं है, सड़कों का जो है वो बहुत सारी सड़कें ठीक नहीं है। ये 2 चीजें मुझे बाहर से देखने पर दिखाई पड़ी हैं। तो सेलिब्रिटीज के लिए पर हमेशा ये शिकायत होती है या फिर जो स्टार्स होते हैं उनकी शिकायत ये होती है कि लोग एक बार तो आते हैं दोबारा आते नहीं है। मेरे साथ ऐसा नहीं। हाँ, मेरठ नहीं, मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी किसी की। ये आश्वासन देते हैं हर काम करूंगा यहाँ पर मेरठ के लिए जनता पक्का काम, पक्का भरोसा है। बिल्कुल। मेरठ के मौजूदा सांसद राजेंद्र अग्रवाल अरुण गोविल के कंधे से कंधा मिलाकर चलते दिखे। वो पिछली लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार हाजी याकूब कुरैशी से सिर्फ 4729 वोटों से जीते थे, लेकिन इस बार बीजेपी का पलड़ा ज्यादा भारी है। देखा जाएगा, भी माहौल बनता है, प्रत्याशी के ऊपर बात है।
प्रत्याशी तो मालूम ही है कौन है? हाँ, क्या मुद्दे अब सब रखते हैं उसके हिसाब से वोट करा जाएगा। किधर जाने का उम्मीद है? वोट तो इधर किसकी ही हवा है? कमल की आई है, तो कमल की आई? अब का है ये वोट सभी। बहुजन समाज पार्टी ने तो इस बार मेरठ से देवव्रत त्यागी को मैदान में उतारा है, लेकिन बीजेपी के राम के चलते सबसे ज्यादा पसरोपेश में समाजवादी पार्टी दिखी। एसपी ने दो बार मेरठ में अपना उम्मीदवार बदला। फाइनली मेरठ की पूर्व मेयर सुनीता वर्मा को टिकट दिया। सुनीता वर्मा हस्तिनापुर के पूर्व विधायक योगेश वर्मा की पत्नी हैं। हमारी प्रायोरिटी देखो विकास की रहेगी मेन तो। जो हम पूरे 5 साल महापौर रहे, पूरे 5 साल हमने काम कराया, जनता ने काफ़ी हमें पूरा सहयोग मिला, बहुत अच्छे रिजल्ट से हम वोटों से जीते, फिर हम जनता के काम आए, पूरा उनका जितना ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करी हमने विकास कराने की। जो काम छूट गए हैं बाकी वो हम सारे पूरे कराएंगे। और सरकार हमारी गठबंधन की आ रही है, गठबंधन की सरकार से जो है मैं उन्हें भरोसा दिलाती हूँ कि जैसे पेंशन पे मुद्दा उठा हुआ है, उनकी पेंशन बहाल कराने की उनकी आवाज़ उठाऊंगी, बेरोजगारी की आवाज़ उठाऊंगी। जो गरीब लोगों की आवाज़ जो दबी हुई है उनके लिए कोई नहीं बोलता है, मैं उनकी आवाज़ बन के खड़ी हूँ। एसपी कोटे से इंडिया गठबंधन की उम्मीदवार सुनीता वर्मा के कॉन्फिडेंस और टिकट मिलने के पीछे एक बड़ी वजह मेरठ के दलित मुस्लिम वोटर्स हैं, जिनकी तादाद करीब 50% है। महंगाई तो बहुत है ना जी, महंगाई को ठीक करें जी, बस ये, और क्या बाकी सुविधाएं हैं? बाकी सुविधाएं हैं। महिलाओं के लिए और जिस तरह से जो अपराध किया जाता था यूपी के हर जिले के अंदर, वो अपराध खत्म हुआ है। जीरो टॉलरेंस की नीति है मुख्यमंत्री जी की, उसी के तहत कार्य किया। कुल 19,64,398 वोटर्स यहाँ हैं, जिनमें 10,82,000 के करीब पुरुष और 8,83,000 के करीब महिला मतदाता हैं। मेरठ लोकसभा क्षेत्र में दलित मुस्लिम के अलावा वैश्य भी काफी तादाद में हैं। बाकी ब्राह्मण, त्यागी, जाट, गुर्जर, राजपूत, सिख मतदाता भी हैं। मेरठ की 5 विधानसभा सीटें मेरठ सिटी, मेरठ कैंट, मेरठ साउथ, किठौर और हापुड़ हैं। इनमें 3 पर बीजेपी तो 2 पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। मेरठ के चुनावी महाभारत में फिलहाल घमासान त्रिकोणीय है। सपा बसपा जहां दलित मुस्लिम वोटरों को साधने में जुटी हुई है, वहां ओबीसी वोटर्स भी निर्णायक भूमिका में हैं। देखना होगा कि मोदी मैजिक और योगी के राज में टीवी के राम कितनी बड़ी जीत बीजेपी की झोली में डालने में कामयाब हो पाते हैं। आलोक प्रियदर्शी, सीएनबीसी आवाज, मेरठ। तो नेता चुनाव प्रचार में पूरी तरह से जुट चुके हैं, लेकिन अगर आप राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं और पार्ट टाइम से कुछ एक्स्ट्रा पैसा कमाना चाहते हैं, तो अगले 2 महीनों में आपके लिए कई मौके हैं। चुनावों की कैंपेनिंग के लिए देश भर में लाखों पार्ट टाइम नौकरियां आई हैं। बस आपको ये देखना है कि आपकी स्किल किस नौकरी से मैच खाती है। चुनावों का मौसम यानी रैलियां, प्रचार और देश भर में हजारों इवेंट्स, इन सब के लिए जरूरत है स्किल्ड लोगों की। राजनीतिक दल हो या उम्मीदवार, ऑनलाइन पोर्टल्स या रिक्रूटमेंट एजेंसीज, हर कोई इन दिनों योग्य टैलेंट की तलाश में है। ये चुनावी जॉब 1 दिन से लेकर 3 महीने तक के हैं। किसी पार्टी या नेता के सोशल मीडिया पेज मैनेज करने के लिए 30,000 रुपए से 80,000 रुपए तक की नौकरियां उपलब्ध हैं। लेकिन आप एक्सपर्ट हैं तो डेटा एनालिसिस और स्ट्रैटेजी के लिए थर्ड पार्टी 2 लाख तक का ऑफर भी दे रही है। किसी कैंडिडेट का पीआर करने के लिए 40,000 से 1 लाख तक मिल सकते हैं। इवेंट कोऑर्डिनेटर के लिए 25,000 से 70,000 तक की सैलरी का ऑफर है। ग्राफिक्स डिजाइनर के लिए 20,000 से 80,000 तक की ऑफर है। इसके अलावा स्लोगन, स्पीच लिखने के लिए राइटर, ड्राइवर और लॉजिस्टिक्स मैनेजर जैसे काम भी खूब मिल रहे हैं। इस इलेक्शन चुनावी दौर में बहुत सारे स्किल सेट का डिमांड आता है। सो अगर आप ये देखोगे, एक होगा अराउंड सोशल मीडिया। आजकल सोशल मीडिया का जो इन्फ्लुएंस है ऑन इलेक्शंस और हाउ पीपल थिंक एक्सेट्रा इज प्रीटी हाई। सो देयर इज अ चांस दैट क्वाइट अ लॉट ऑफ जॉब्स रिक्वायरिंग सोशल मीडिया कम्स अप। जैसे आप फ्रीलांस राइटर्स, वीडियो जर्नलिस्ट, फैक्ट चेकर्स, इनका सॉर्ट ऑफ जो रिक्वायरमेंट होता है, दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट वी आर सीइंग। कोई भी नेता चुनाव की तैयारी सर्वे से करता है। ये काम कोई एजेंसी देती है। आप सर्वे टीम से जुड़कर अच्छी कमाई कर सकते हैं। हमारे यहाँ चुनाव जब होता है तो ऑब्वियसली हम लोग का काम बढ़ जाता है। एंड न्यूज चैनल्स हो, पॉलिटिकल पार्टीज हो, कॉर्पोरेट हो, स्टार्टअप हो, सबके लिए हमारे पास कुछ न कुछ सबके तरफ से हमें कुछ न कुछ असाइनमेंट रहता है, तो हम उनके लिए करते हैं। तो ऑब्वियसली जो
जॉब ओपनिंग का बढ़ जाती है। इनमें से अधिकतर नौकरियां जान पहचान थर्ड पार्टी फर्म्स या जॉब पोर्टल्स के जरिए मिलती हैं। चुनाव में रोजगार मुद्दा हो या ना हो, लेकिन चुनावों के जरिए जरूर लोगों को रोजगार मिल रहा है। रोहन सिंह, दिल्ली। चलिए अब बात करते हैं पतंजलि भ्रामक विज्ञापन मामले की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव को फिलहाल माफी देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने बाबा रामदेव को 1 हफ्ते में गलती सुधारने की नसीहत भी दी है। और यहां पर अब डिटेल्स लेते हैं असीम मनचंदा से। तो असीम, आपसे जानना चाहेंगे कि एक बार फिर से माफी मांगी गई और एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने नामंजूर कर दिया ये पूरा माफीनामा, क्या कुछ हुआ आज कोर्ट में? पतंजलि भ्रामक विज्ञापन मामले में बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण आज तीसरी बार कोर्ट के सामने उपस्थित हुए थे। दोनों ने कोर्ट के सामने अपना पक्ष खुद रखा। दोनों ने कोर्ट के सामने बिना शर्त के माफी मांगी। बाबा रामदेव ने कहा कि अति उत्साह में ऐसा हो गया, भविष्य में ऐसी गलती दोबारा से नहीं होगी, लेकिन कोर्ट ने उन्हें माफी देने से फिलहाल इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि आपने लगातार तीसरी बार उल्लंघन किया है, आप इतने भी नादान नहीं है कि आपको ये ना पता हो कि क्या चल रहा है। तो कोर्ट ने फिलहाल उनको 1 हफ्ते का वक्त दिया। कोर्ट ने उनको नसीहत दी है कि आप अपनी गलती सुधारें। बाबा रामदेव के वकील ने कहा कि वो जल्दी ही सार्वजनिक तौर पर माफी मांगेंगे, अखबार में विज्ञापन देंगे और माफी मांगी जाएगी। कोर्ट ने फिलहाल उनको ऐसा करने के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया है। इस मामले की सुनवाई अब 23 अप्रैल को होगी। तब बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को दोबारा से कोर्ट के सामने उपस्थित होना होगा। शुक्रिया सीएम इस पूरी जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से तारीख दे दी गई है और एक मौका और दिया जाएगा बाबा रामदेव को अपनी सफाई देने का। चलिए अब बात करते हैं बाजार की। आज भी लगातार दूसरे दिन कमजोर ग्लोबल संकेतों से बाजार में गिरावट रही। सेंसेक्स निफ्टी करीब 0.5% गिरकर बंद हुए। सेंसेक्स 456 अंक और निफ्टी 125 अंक गिरकर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा गिरावट रियलिटी इंफ्रा इंडेक्स में रही। वहीं आईटी, बैंकिंग, मेटल शेयर्स पर दबाव देखने को मिला। तो अब मार्केट का अपडेट लेते हैं सुमित से। तो सुमित, आपसे जानना चाहेंगे कि आज किन सेक्टर्स और शेयर्स में सबसे ज्यादा कमजोरी देखने को मिली है? देखिए, शुरुआत करूंगा मैं निफ्टी के टॉप गेनर टॉप लूजर्स के साथ, किस तरह की सिचुएशंस वहां बनते हुए दिखाई पड़ी। अगर निफ्टी के टॉप गेनर्स की बात करें तो आइशर मोटर 3-3.5% की तेजी यहां रही। टाइटन 1.5% ऊपर रहा। एचयूएल 1.5% की तेजी रही और ओएनजीसी करीब 1.25% के आसपास का उछाल यहां आता हुआ दिखाई पड़ा। गिरने वाले शेयरों में आज इन्फोसिस हैवी सेल ऑफ 3.5% नीचे, इंडसइंड 3% नीचे, एल&टी इन्फोटेक माइंट्री 3% नीचे और बजाज फाइनेंस करीब 2% बिकवाली यहां बनते हुए दिखाई पड़ी। खरीदारी थी एक्साइड में, लगातार तेजी में है, 12-12.5% ऊपर, अमर राजा 11% ऊपर, एजिस लॉजिस्टिक्स 8% ऊपर और टीटागढ़ रेल भी करीब 7% की तेजी यहां बनते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप गिरने वाले शेयरों में सन फार्मा एडवांस 5% नीचे, होनासा 4% नीचे, ज्योति लैब 4% नीचे और जिंदल 100 करीब 3-3.5% की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। आईटी में आज इन्फोसिस में प्रेशर था, एम्फेसिस में प्रेशर था, कोफोर्ज में प्रेशर था और एल&टी इन्फोटेक माइंट्री यहां पर भी एक अच्छा खासा सेल ऑफ बनता हुआ दिखाई पड़ा। तो ओवरऑल आईटी के नाम आज की पूरी बिकवाली रही, लेकिन थोड़ा बहुत सपोर्टिव आज ब्रॉडर मार्केट जरूर देखने को मिले। शुक्रिया सुमित इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। और अब बात करते हैं ईरान और इजराइल के बीच चल रही टेंशन की, जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। भारत ने भी संकट से निपटने की तैयारियां करनी शुरू कर दी हैं। संकट बढ़ने की सूरत में भारत सरकार के कई मंत्रालय मिलकर रणनीति बनाने में भी जुट गए हैं। ये एक्सक्लूसिव खबर लेकर आए हैं हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय। सीधा उनके पास ही चलते हैं। तो लक्ष्मण जी, ये बताएं कि जो ईरान और इजराइल के बीच में टेंशन चल रही है, सरकारी मोर्चे पर क्या कुछ तैयारी है इससे निपटने के लिए? अलग अलग समीक्षा के बाद अगर ये लंबा थोड़ा चलता है संकट, कच्चे तेल की कीमतें काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हैं, अगर एक्सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, तो फिर जल्द ही इंटर मिनिस्ट्रियल बैठक बुलाई जाएगी और प्रधानमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी की अगुवाई में इस बैठक को शामिल किया जाएगा। इस बैठक में तय किया जाए कि आखिर क्या रणनीति अपनाई जाए। सबसे तत्कालिक चिंता विदेश मंत्रालय की यह है कि जो 17 भारतीय ईरान की कस्टडी में है, उनको कैसे निकाला जाए। ये निकलने के बाद कूटनीतिक तौर पर विदेश मंत्रालय अगला कदम उठाएगा। दूसरी प्राथमिकता उद्योग मंत्रालय की है। उद्योग मंत्रालय ये देख रहा है कि एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा प्रभावित ना हो, क्योंकि उससे सी रूट से जो जाता है एक्सपोर्ट के फ्रेट चार्जेस शिपिंग के बढ़ रहे हैं, कंटेनर की समस्या बढ़ रही है, उससे कैसे निपटा जाए, इसको लेकर शिपिंग कंपनियां, एक्सपोर्टर्स, कंटेनर वाली कंपनियों से बातचीत उद्योग मंत्रालय कर रहा है। पेट्रोलियम मंत्रालय ये देख रहा है कि हमारे पास कच्चे तेल का रिजर्व कितना है, कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो हमें क्या असर पड़ेगा। अगर
बहुत ज़्यादा संभावना नहीं है। अगर स्टेट ऑफ हार्मोर को रोक दिया जाता है ईरान की तरफ से, उस रूट से, जिस रूट से कच्चे तेल आता जाता है, तो उसका क्या असर पड़ेगा, हमारे पास दूसरे विकल्प क्या होंगे। वित्त मंत्रालय ये देख रहा है कि कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो हमारा पूरा बजट का गणित गड़बड़ा जाएगा, तो उसमें हमें किस तरह से कदम उठाने होंगे। तो अभी अलग अलग मंत्रालय अपने तरफ पे काफ़ी हरकतें कर रही हैं और बैठकों का सिलसिला लगातार चल रहा है पिछले 48 घंटे से, और अब अगले कदम का इंतजार है कि अगर संकट लंबा चलता है तो हमें क्या कदम उठाने चाहिए। शुक्रिया लक्ष्मण जी, एक्सक्लूसिव जानकारी हमारे दर्शकों को बताने के लिए। तो इजराइल और ईरान के बीच बढ़ती टेंशन से क्या खड़ा होगा बड़ा संकट, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। Still keeping inventory for 30 days? Get in touch with experts. Om Logistics Limited, making business simple. फ्रेंड्स, मैं कुछ खुशखबरी आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहला, हमने हमेशा की तरह इस बार भी अच्छा परफॉर्म किया है। हमें क्या मिलेगा? दूसरा, हम एम्प्लॉय बेनिफिट में इन्वेस्ट करेंगे। अरे बता भी दो क्या मिलेगा। और तीसरा, हम LIC के ग्रुप फंडेड प्लान्स में इन्वेस्ट करेंगे। अरे सब कुछ मिलेगा। अब लीव इनकैशमेंट, ग्रेचुटी और पेंशन के साथ हमारा भविष्य सुरक्षित है। जी हाँ, LIC पेंशन एंड ग्रुप स्कीम में ही है एम्प्लॉइज का असली फायदा। कमोडिटी गुरुकुल के वेबिनार में दिग्गज एक्सपर्ट से सरल भाषा में कमोडिटी ट्रेडिंग सीखने के लिए अभी रजिस्टर करें। शंभो, मेरी वाली कॉफी देना। ये मेरा साला मेरा घर सेट कराने आया था। शंभो, रिमोट। ये बैठ के ऑर्डर देता है, खुद कुछ नहीं करता। इससे बेटर तो मेरा वोल्टास स्मार्ट एयर AC ये सुपर साइलेंट चलता और इसका मल्टी एडजस्टेबल मोड जरूरत के हिसाब से कूलिंग करता। सो स्मार्ट, शोर कम, काम ज्यादा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब आपको दिखाते हैं कुछ और खबरें। IAS और IPS जैसे उच्च पदों पर नियुक्ति की UPSC परीक्षा में इस बार लखनऊ के आदित्य श्रीवास्तव ने टॉप किया है। इस बार 1016 पदों के लिए लिस्ट जारी की गई है, जबकि 355 उम्मीदवारों को प्रोविजनल लिस्ट में रखा गया है। आदित्य श्रीवास्तव के अलावा अनिमेश प्रधान को दूसरा, डोनूरू अनन्या रेड्डी को तीसरा स्थान मिला है। टॉप पर आदित्य श्रीवास्तव इस समय पश्चिम बंगाल में ट्रेनी IPS है। आदित्य ने IIT कानपुर से बीटेक किया है और कुछ दिन निजी कंपनियों में नौकरी करने के बाद उन्होंने ये UPSC की परीक्षा दी थी। लगा था कि वो कर ले जाएगा, शुरू से उसका पढ़ाई अच्छी थी उसकी पढ़ाई, तो लगा कि भाई देखो जॉब तो यही है, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब, कहीं को देश के लिए करना है या पावरफुल जॉब है तो यही। तो हमने उसको प्रेरित किया था छोटे से ही कि तुमको ये करना है, और लगता भी था उसकी पढ़ाई से कि ये कर सकता है, कर ले जाएगा। बहुत ज्यादा खुशी, हम लोग तो मतलब दोनों कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे, बस खाली मतलब लग रहा था कि बहुत बहुत बड़ा सपना साकार हुआ। सब लोग मेहनत करते हैं कि हम IAS में आ जाए, बन जाए, लेकिन रैंक 1 की उम्मीद तो कोई नहीं कर पाता है। आज वो मिला है हम लोग को। कल राम जन्म उत्सव का त्योहार है। पूरे देश में राम नवमी धूमधाम से मनाई जाएगी। खासकर अयोध्या की बात करें तो अयोध्या नगरी सजी हुई है। कई साल के इंतजार के बाद रामलला अपने भव्य मंदिर में जन्मदिन मनाएंगे। लाखों लोगों के अयोध्या पहुंचने की उम्मीद भी यहां पर जताई जा रही है। ऐसे में क्या कुछ खास इंतजाम यहां किए गए हैं, जानने के लिए देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। भक्ति से सराबोर, फूलों से सुसज्जित, सजी सवरी अपने आराध्य के जन्म उत्सव पर चमचमाती भगवान राम की नगरी अयोध्या हजारों श्रद्धालुओं को खुली बाहों से अपना बनाने को तैयार। अयोध्या की हर गली, हर कूचा राममय है। ये वही अयोध्या है जहां की हवाओं में रघुवर का नाम घुला है, जहां के कण कण को तराशा गया है। यहाँ का हर कोना सौंदर्य, शोभा और कांति की छटा को समेटे हुए है।
और ये सारे खास इंतजाम, सजावट के तमाम आयाम और जोर शोर से अयोध्या को संवारने और सजाने की ये सारी तैयारियां, सब कुछ बेहद खास, सबसे अनूठा, क्योंकि मौका है रामनवमी का, सबके आराध्य भगवान श्री राम के जन्म उत्सव का। और इस बार की रामनवमी हर मायने में बेहद खास है, और हो भी क्यों ना, लंबे इंतजार के बाद ये वो ऐतिहासिक पल है जब रामलला अपने मंदिर में विराजमान है। इस रामनवमी का इंतजार राम भक्तों ने 500 साल तक किया है। और यकीनन अगर इंतजार लंबा था तो उसका अंजाम भी उतना ही खूबसूरत और आत्मीय होना ही था। रामनवमी से जुड़ी हुई हर चीज और अयोध्या वासियों की खुशी तो छिपाई ही नहीं छिप रही। कहीं अपने आराध्य के जन्मोत्सव की खुशी में तबले की थाप पर थिरकते कदम है, तो कोई मग्न होकर बधाई गीत गाकर झूम रहा है। इस बार रामनवमी के मौके पर अयोध्या के भव्य दिव्य राम मंदिर का दृश्य वाकई अद्भुत और अलौकिक होगा, क्योंकि खुद 500 साल के बाद भगवान राम बाल रूप में अपने महल में अपना जन्मदिन मनाएंगे। रामनवमी के लिए अयोध्या में हर चीज, हर तैयारी खास तरीके से की गई है। रामनवमी पर रामलला को 1,01,000 मट्ठियों का प्रसाद चढ़ाया जाएगा। ये महाप्रसाद ट्रकों से अयोध्या पहुंचेगा। करीब 351 साल में पहली बार श्रीनाथ जी की हवेली में बनने वाले महाप्रसाद का भोग लगाया जाएगा। इस महाभोग को करीब 6 दिन में बनाया गया है। अनुमान है कि इस दिन 50 लाख से ज्यादा राम भक्त रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंचेंगे। इसकी वजह से 15 से 18 अप्रैल तक किसी भी तरह के वीआईपी दर्शन पर रोक लगा दी गई है और हर तरह के दर्शन और आरती पास कैंसिल कर दिए गए हैं। इतना ही नहीं, राम भक्तों को प्रभु राम के दर्शन पूजन करने में कोई असुविधा न हो, इसे लेकर नगर निगम ने भी पूरी तैयारियां कर ली हैं। रास्ते में जगह जगह 1,500 पानी के टैंक लगाए गए हैं। 2,500 से ज्यादा शौचालय का निर्माण किया। साथ ही जूते चप्पल रखने के लिए नगर निगम पादुका सेवा भी शुरू कर रही है, जिसे लेकर 8 जगह बनाई गई है। श्री राम के जन्मोत्सव पर वहां का हर हिस्सा, हर कोना बेहद खूबसूरत तरीके से सजाया और संवारा गया है, क्योंकि ये वही अयोध्या है जहां 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का भव्य कार्यक्रम हुआ था, जिसके बाद बरसों से अपने आराध्य रामलला के दर्शन की आस में बैठे श्रद्धालुओं को इंतजार था रामनवमी का, रामलला के जन्मोत्सव का और उस खास दिन पर अपने आराध्य के दिव्य दर्शन करने का। ओ मेरे जैसा नहीं कोई भी दीवाना, हमारे घर राम आए हैं, हमारे घर राम आए हैं। चलिए अब बात करते हैं पाकिस्तान की, जहां भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने से हालात बिगड़ गए हैं। अब तक देश में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। कई घर तहस नहस हो गए हैं और सड़कें पानी तालाब में तब्दील हो गई हैं। कई जगह सड़कें बह गई हैं। कंडीशन इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि लोगों को खाने तक के लाले पड़ गए हैं। दरअसल यहाँ लोगों को खाने और पीने के साफ पानी का इंतजाम नहीं हो पा रहा है। वहीं लगातार मूसलाधार बारिश के चलते दक्षिण पश्चिम इलाके में आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी गई है। उत्तर पश्चिम और पूर्वी पंजाब प्रांत में बारिश का कहर जारी है। चलिए अब आपको बता देते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा टॉपिक के बारे में, जिसमें साफ तौर पर हम बताएंगे कि एक एडवाइजरी जो सरकार की तरफ से जारी की गई है हेल्थ ड्रिंक्स को लेकर। सरकार का मानना है कि हेल्थ ड्रिंक जैसी कोई चीज नहीं होती है। एडवाइजरी जारी करके ये कहा गया है कि बॉर्नवीटा समेत तमाम ड्रिंक्स को इस कैटेगरी से बाहर निकाला जाए जो हेल्थ ड्रिंक होने का दावा करती हैं। तो क्या है हेल्थ ड्रिंक का फंडा, इस पर आज कंज्यूमर अड्डा पे करेंगे खास चर्चा शाम 5:57 पर। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।